अगर इस रेगिस्तान में हमें कोई मिल जाए जो हमारी मदद कर दे। हमने एक रात ठहरने की इजाजत दे, सुबह होती है हम चले जाएंगे। ठीक है, रुक, मैं आपको ठहरने की इजाजत दे दूंगा। आप नौजवान हो, आप मेरा एक काम करोगे। आपका क्या काम है? हमें आज की रात रहने दो, सुबह होती है हम चले जाएंगे। अब बहुत खूबसूरत हो, अब मेरे झोपड़ी के अंदर सो गई तो मेरा क्या बनेगा? क्या कह रहे हो? हमने सोचा था आपके पास रहेंगे तो महफूज रहेंगे। अच्छा ठीक है, आप ये कह रही हो तो अब मेरी झोपड़ी के अंदर जो मेरी ख्वाहिश है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो फिर, झोपड़ी के अंदर आपकी जो ख्वाहिश होगी वो मैं आपकी पूरी कर दूंगा। हमारी ख्वाहिश है आप में से एक लड़की मेरे साथ एक रात सोए। क्या? मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, अब सोने देते हैं एक रात। हाँ ठीक है, आज रात सो जाओ, फिर कभी नहीं जाओगी। तो रात हो गई है, अब मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, अब बहुत हसीन हो। हम उठ गए, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देती है। बहुत अच्छा। रेगिस्तान के बीचों बीच कच्ची मिट्टी का एक पुराना घर था, जहाँ एक 80 साल का रामचंद्र अकेला रहता था। वह उस रात भी सो रहा था। रात गहरी थी, जैसे खामोशी एक चीख बन गई हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामचंद्र की आंख खुल गई। वह कांपने लगा। इस समय यहाँ कौन आ सकता है? और इस वीरानी में अब तक कोई नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर से बजने लगा। रामचंद्र अपने बिस्तर से उठा और दरवाजा खोलते ही बाहर का मंजर देखकर चौंक गया। दरवाजे पर 2 जवान और बहुत खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। रामचंद्र ने उन्हें देखते ही अपने दिल में एक अजीब सी चाहत महसूस की। वह उन्हें देखता रहा। दूर देखना मुश्किल हो गया। उसने उनकी तरफ देखा और पूछा, तुम लड़कियां कौन हो और इस वीरानी में इस वक्त क्या कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम अपना रास्ता भूल गए हैं। हम रोशनगढ़ की तरफ जा रहे थे लेकिन भटक गए। अगर आप इजाजत दें तो हमें एक रात यहाँ रहने दें, हम सुबह रवाना हो जाएंगे। रामचंद्र उन्हें देखकर नशे में डूब गया। वह सिर्फ इतना ही कह सका, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर में दाखिल हुईं। रामचंद्र ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, लड़कियों यहीं सो जाओ। वे दोनों वहीं लेट गईं और थोड़ी देर में सो गईं। रात के आखिरी लम्हों में आद्या को ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि रामचंद्र उसकी तरफ झुक रहा है और उसे अजीब नजरों से देख रहा है। आद्या एकदम से उठ गई और बोली, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हो? रामचंद्र ने जवाब दिया, कुछ नहीं। मैंने सोचा आपको ठंड लग रही होगी तो मैं तुम्हें कंबल देने आया हूँ। आद्या ने गुस्से में कंबल ले लिया, लेकिन रामचंद्र वहां से नहीं हिला। कुछ देर तक वह उन्हें अलग सी नजरों से देखता रहा। सुबह आद्या और सानवी ने उसका शुक्रिया अदा किया और जब वे जाने लगीं तो रामचंद्र ने उन्हें रोका और कहा, लड़कियों कहाँ जा रही हो? रोशनगढ़ बहुत दूर है। तुम जवान लड़कियां हो, एक रात और ठहर जाओ, फिर मैं तुम्हारी रवाना होने का इंतजाम कर दूंगा। यह कहकर रामचंद्र उनके करीब आ गया, लेकिन आद्या और सानवी ने कहा, नहीं हमें जाना है। फिर रामचंद्र बहुत करीब आ गया और आद्या का हाथ पकड़कर बोला, बस एक रात की बात है, लड़कियों ठहर जाओ। आद्या ने पल भर में अपना हाथ छोड़ा लिया और गुस्से से बोली, ये क्या मतलब है? रामचंद्र ने कहा, कल मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। अब भी वह उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई योजना हो। लड़कियों ने उसकी बात सुनी और ठहरने के लिए तैयार हो गईं। सारा दिन रामचंद्र उनसे नरमी और प्यार से बातें करता रहा और उन्हें ऐसे देखता रहा जैसे वह उनके पास आना चाहता हो। रात हुई। दोनों लड़कियां अपने अपने बिस्तरों पर जाकर लेट गईं। रामचंद्र भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर जब खामोशी और गहरी होती जा रही थी, रामचंद्र चुपचाप अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलकर लड़कियों की तरफ बढ़ा। वह काफी देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उनमें से एक जो बहुत खूबसूरत थी, आद्या, उसके पास बैठ गई। रामचंद्र ने धीरे से उसकी पेशानी थपथपाई। अचानक आद्या की आंख खुल गई और वह जल्दी से उठ गई। क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने एकदम से पूछा। रामचंद्र उसकी आंखों में देखता रहा जैसे वह किसी ख्वाब में हो। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें तकिया देने आया हूँ। तुम बिना तकिए के लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। आद्या ने तकिया उठा, लेस और गुस्से में मुंह मोड़ लिया। उसने कहा, यहाँ से चले जाओ। रामचंद्र अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात में वह खुद से बातें करने लगा। ये लड़कियां सुबह चली जाएंगी। आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वह भी चला गया। फिर उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं इन्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे इन्हें किसी तरह रोकना पड़ेगा। रामचंद्र इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ आखिरकार सो गया। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठकर रामचंद्र के पास आईं। उन्होंने कहा, अगर हम जाने के लिए तैयार हैं तो हमें जाने दीजिए। बताइए, आपने क्या इंतजाम किया है?
रामचंद्र ने उन्हें प्यार से देखा, फिर कहा, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। यह सुनकर लड़कियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। फिर आद्या ने पूछा, क्यों? आज हम क्यों नहीं जा सकती? रामचंद्र ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें एक रात और ठहरना पड़ेगा। सानवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? क्या सब कुछ ठीक है? हम क्यों रहें? रामचंद्र ने जवाब दिया, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कल यहाँ से एक काफिला रोशनगढ़ के लिए रवाना होगा। जब लड़कियों ने काफिला शब्द सुना तो उन्हें कुछ सुकून महसूस हुआ। चलो, हम कल काफिले के साथ निकलेंगे। हमें एक रात और रुकना होगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भर दी। यह सुनकर रामचंद्र बहुत खुश हुआ। हमारे पास एक और रात है, उसने अपने आप से कहा। सारा दिन वह चुपचाप दूर बैठकर उन्हें देखता रहा। उसकी आंखें अब और भी गहरी हो चुकी थीं, मानो उनमें खामोश इच्छाएं पल रही हों। रात फिर ढलने लगी। आद्या और सानवी अपने अपने बिस्तरों पर जाकर लेट गईं। रामचंद्र भी अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अब उसका दिल बेचैन था। उसकी नजरें छत की तरफ नहीं, बल्कि कमरे के उस कोने की तरफ थीं जहां लड़कियां सो रही थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल में एक अजीब सी थरथराहट उठ रही थी। वह धीरे से बिस्तर से उठा और खामोशी से उनकी तरफ देखा। काफी देर तक वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता रहा। फिर वह आद्या के पास बैठ गया और धीरे से उसके बाल सहलाने लगा। अचानक आद्या थोड़ी हिलने लगी। रामचंद्र ने सोचा कि शायद वह जाग जाएगी, तो वह डर गया और वहां से हट गया। फिर वह सानवी के पास गया। उसने सानवी का हाथ अपने हाथों में लिया और देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। अब उसकी आंखों में सिर्फ इच्छाएं ही नहीं थीं, बल्कि कोई पुरानी प्यास भी उतर आई थी। फिर अचानक सानवी की आंख खुल गई और वह चीख उठी, लेकिन रामचंद्र ने जल्दी से उसके चेहरे पर हाथ रख दिया ताकि आवाज ना निकले। फिर वह जल्दी से अपने बिस्तर पर चला गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सानवी सारी रात इसी सोच में डूबी रही। रामचंद्र मेरे पास क्यों आया? वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। वह डर से कांप रही थी और सोचते सोचते आखिरकार सो गई। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठकर रामचंद्र के पास आईं। क्या काफिला आ गया है? अब हमें जाने की इजाजत दीजिए, उन्होंने कहा। रामचंद्र कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, काफिला अभी तक नहीं पहुंचा। लड़कियां चौंक गईं। लेकिन आपने तो कहा था कि आज काफिला आएगा, रामचंद्र ने थकी हुई आवाज में कहा। हाँ, आना तो था, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार करेंगे। रामचंद्र ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब वह आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को उन्हीं अजीब नजरों से देख रहा था। एक लड़की ने दूसरी से कहा, उसकी आंखें मुझे ठीक नहीं लगती। दूसरी लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और हमें नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। पहली लड़की ने कहा, हाँ, वह रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। दूसरी लड़की ने भी कहा, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। आज रात किसी भी हालत में यहाँ नहीं रहना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, हमें जाना ही है। रामचंद्र अब भी दूर से उन्हें देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखे। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़कियां उसके पास आती, रामचंद्र खुद आ गया। देखो, उसने कहा, मुझे लगता है कि काफिला सुबह तक आ जाएगा। मैंने सोचा आपको पहले बता दूं। उनके पास बहुत सारा सामान होता है। चलो, धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात यहीं ठहर जाओ। लड़कियां डर गईं। उनमें से एक ने जल्दी से कहा, हम अब और नहीं रुक सकते। काफिला आए या ना आए, हम जा रहे हैं। अब हमें मत रोको। रामचंद्र करीब आ गया। जल्दी ही रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस वीरानी में कहाँ जाओगी? यहाँ तो जानवर भी घूमते हैं। अगर तुम्हें चोट लग गई तो क्या होगा? उसकी बातें कम फिक्रमंद और ज्यादा चालाक लग रही थीं। लड़कियों को यकीन हो गया कि यह सब एक नई चाल है, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस एक रात की बात है। चलो, रुक जाते हैं, उन्होंने रामचंद्र से सख्ती से कहा। ठीक है, लेकिन ये आखिरी रात है। काफिला सुबह आए या ना आए, हम यहाँ से चले जाएंगे, रामचंद्र ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और ही था। रात हो चुकी थी। आद्या और सानवी पूरी तरह होशियार थीं। वह एक कोने में लेट गई, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह डर और शक में डूबी हुई थी। वे धीमी आवाज में आपस में बातें कर रही थीं। मुझे उम्मीद है कि यह रात जल्दी खत्म हो जाए, आद्या ने कहा। बस आंखें बंद करके लेटी रहो, जैसे हम सो रही हों, सानवी ने जवाब दिया। रामचंद्र अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी एक आंख खुली हुई थी। वह बार बार उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। क्या वे सच में सो रही हैं? जब उसने देखा कि वे हिल नहीं रही हैं,
तो उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो रही हैं, तो वह धीरे धीरे चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। वह काफी देर तक उनके पास खड़ा रहा, जैसे खुद से हामी भर रहा हो। फिर वह आद्या के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैरों को हिलाने लगा। आद्या की आंख हल्की सी खुल गई। रामचंद्र समझ गया और तुरंत पीछे हट गया। अब वह सानवी के पास गया, उसके करीब बैठा और उसके माथे पर हाथ रखने लगा। अचानक सानवी की आंख खुल गई। वह घबरा गई और उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव से साफ था कि वह जाग रही थी। रामचंद्र चुपचाप उठा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठीं और सीधे रामचंद्र के पास गईं। तो बताइए, क्या काफिला आ गया है या अब कोई नया बहाना है? एक लड़की ने सख्त लहजे में पूछा। रामचंद्र कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। यह सुनकर आद्या और सानवी चौंक गईं। हम पहले से जानते थे कि कोई काफिला नहीं आ रहा था। आप हमें यहाँ किसी और मकसद से रोक रहे हैं। हम सब कुछ समझ चुके हैं। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। एक लड़की ने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकलने लगीं, रामचंद्र अचानक उनके सामने आ खड़ा हुआ और रास्ता रोकते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ, वरना हम जोर जोर से चिल्लाएंगी। रामचंद्र ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आप हमसे क्या चाहते हैं? आप हमें क्यों रोक रहे हैं? आप हमारे पिता की उम्र के हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको हमारी इज्जत करनी चाहिए, एक लड़की ने गुस्से से कहा। रामचंद्र ने गंभीरता से कहा, यह वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। जिस व्यक्ति की तलाश में तुम रोशनगढ़ जा रही हो, कौन जानता है, हो सकता है वह यहीं कहीं हो। हम यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती, लड़कियों ने और ज्यादा गुस्से में कहा। और आपको कैसे पता कि हम किसी की तलाश में रोशनगढ़ जा रही हैं? एक ने सवाल किया। रामचंद्र ने कहा, मैं अभी तुम्हें यह नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज रात यहाँ रुक जाओ तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर वही हरकत। लड़कियां चौंक गईं। इस बूढ़े को आखिर हुआ क्या है? ये हमें बार बार क्यों रोक रहा है? वे सोचने लगीं। रामचंद्र ने फिर कहा, मैंने कहा है बस एक रात और ठहर जाओ। कल सुबह तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और शायद तुम्हें रोशनगढ़ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रामचंद्र ने बात खत्म की। लड़कियां असमंजस में थीं। वे एक दूसरे को देखने लगीं। इसे कैसे पता है जिसे हम तलाश कर रहे हैं? और क्या हमें कोई परेशानी है? उनके दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन अब उन्हें रामचंद्र पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने रामचंद्र को धक्का दिया और झोंपड़ी से बाहर निकल गईं। रामचंद्र उनके पीछे भागा और पीछे से चिल्लाया, रुक जाओ, अगर तुम चली गईं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। काफी दूर जाने के बाद लड़कियां थक गईं और एक जगह बैठ गईं। उनकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन दिलों में डर और बेचैनी अब भी थी। अचानक रामचंद्र दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। वह हाँफ रहा था। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, उसने नरम लेकिन आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा। आज रात मत जाओ। अगर तुम आज रात मेरे साथ इस घर में रहो तो शायद तुम्हें रोशनगढ़ जाने की जरूरत ही न पड़े। लड़कियां थक चुकी थीं, लेकिन सख्त आवाज में बोली, अगर कुछ है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? रामचंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अभी तुम्हें यह नहीं बता सकता। अगर अभी बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि तुम दोनों अपने पति की तलाश में निकली हो। यह सुनते ही लड़कियां हक्की बक्की रह गईं। एक पल के लिए उनकी सांसें रुक गईं। हाँ, हम अपने पति की तलाश में हैं। वह काफी समय से लापता है। हमने कई जगह ढूंढा है। अब हम रोशनगढ़ जा रहे हैं। लेकिन आपको यह सब कैसे पता? उनमें से एक ने पूछा। रामचंद्र ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। तभी मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे पाऊंगा। यही सच्चाई है। यह सुनकर माहौल अजीब हो गया। लड़कियां डर गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर, शक और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। क्या यह कोई नई चाल है? अब यह रात में हमारे साथ क्या करने वाला है? वे सोचने लगीं। रामचंद्र अब भी वहीं खड़ा था, बेहद गंभीर। और फिर भी तुमने उस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें किसी जवान के साथ होना चाहिए था। लेकिन वह लड़की शायद कुछ जानती थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर थूक दिया। एक पल में मैं उस बूढ़े फकीर जैसा हो गया। उसका चेहरा मेरा हो गया। फिर वह बोली, यह तेरी सजा है। अब तू सारी जिंदगी ऐसे ही जिएगा। लड़कियां अपनी आंखों से यह सब सुन रही थीं। उनकी सांसें थमसी गई थीं। लेकिन नौजवान ने आगे बताया। उसने एक उम्मीद भी दी। उसने कहा, अगर तुम्हारे चाहने वाले जिनसे तुम प्यार करते हो तुम्हारी तलाश में इस वीरानी
तक पहुंच जाए और तुम्हारी सच्चाई जाने बिना तुम्हारे साथ वक्त बिताए तो तुम अपनी असली शक्ल में वापस आ सकते हो। और हाँ, एक शर्त और थी, तुम अपनी पहचान खुद नहीं बता सकते। अब लड़कियां कांप रही थीं। तो क्या तुम ही रामचंद्र थे? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं ही रामचंद्र था। यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब उन आंसुओं में पछतावा था, शर्मिंदगी थी। वह आगे बढ़ा और एक बार फिर उन्हें गले लगा लिया। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। नौजवान ने हामी में सिर हिलाया और कहा, यह तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, तुम्हारी नीयत साफ थी, और इसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अब तीनों ने एक बार फिर नई जिंदगी शुरू की, लेकिन इस बार उनके बीच कोई राज नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। अब सिर्फ भरोसा, वफादारी और एक ऐसा रिश्ता था जो दिन ब दिन और मजबूत होता चला गया। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वह हर इम्तिहान, हर वक्त और हर दौर से गुजर कर वापस आ जाती है। मोहब्बत में अगर घमंड हो तो वह खो जाती है, लेकिन अगर सब्र, वफा और खुलूस हो तो वही मोहब्बत इनाम बन जाती है। इंसान की बाहरी सूरत कुछ भी हो, उसकी असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और पाकीज़गी से होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया।